हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पाठशाला बाय नैन्सी शर्मा। आई होप जो टॉपिक हम कर रहे हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको वो अच्छे से समझ में आ रहे हों और साथ में आप उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे हों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। इसकी लास्ट दो टाइप हमारी जो हैं वो आज की क्लास में हम करेंगे, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि इन दोनों के एग्जाम्पल सेम हैं लेकिन यूज डिफरेंट है। तो चलिए बात करते हैं पहली टाइप की आज की, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? ये वो प्रोनाउन हैं जो किसी दो सेंटेंस को, दो किसी वर्ड को या दो किसी फ्रेज को कनेक्ट करते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो किसी नाउन से पहले लगकर उस नाउन का बाकी सेंटेंस के वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है उसको बताता है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जो संबंध को दर्शाता है। ठीक है, पर चलो हम हिंदी में उस चीज को नहीं समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। तो बात करते हैं, लिख लें, इसमें डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या है? ऐसे प्रोनाउन जो इससे पहले आए नाउन को दर्शाते हैं। इससे पहले आए नाउन को दर्शाते हैं और इस नाउन को उस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट कहा जाता है। ठीक है, यहां पे लिख लें, और इस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट कहा जाता है। एंटीसीडेंट कहा जाता है। इंग्लिश में अगर आपने इस डेफिनेशन को लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन refers to some noun going before which is called its एंटीसीडेंट। देखो एग्जाम्पल हम करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा क्या रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या एंटीसीडेंट होता है। डेफिनेशन करवाना क्यों जरूरी है? ताकि आप कल को एग्जाम्पल पढ़ें तो वो भी आपको समझ में तभी आएगा जब आप इसको एक बार थियोरेटिकली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए थ्योरी को साथ में एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई नो सरला who has just gone out. Who has just gone out. अब इस वाक्य में हमें पता है, सेंटेंस को तोड़ के देखा करो कि क्या कौन कौन सा टॉपिक, जो सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ड है वो क्या रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई है, तो ये यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। आगे क्या आ रहा है हमारे पास? वर्ब आ रही है। आगे हमारे पास क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट।
क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन दे रखा है, क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है। अब सरला के नाम के बाद क्या आ रहा है, WH वर्ड हु, क्या आ रहा है, हु। हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, हु, हुम, हुज, विच और दैट। ये वर्ड जो मैंने आपको शायद इंट्रोडक्टरी क्लास में भी करवा रखे हैं, अभी भी लिखेंगे हम इनको, बट मैं क्यों इस एग्जाम्पल को ले रही हूँ पहले, ताकि हम डेफिनेशन को समझ सकें, इसके बाद हम वही एग्जाम्पल ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज एंटीसीडेंट और व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करे, कनेक्ट करे एक दूसरे के साथ। और एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं वो किस नाउन को रिलेट कर रहे हैं दूसरे वर्ड के साथ, तो वो जो नाउन है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट a relative pronoun show its relation of antecedent with other words of the sentence, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, देखो WH वर्ड जो है ये कनेक्ट कर रहा है दूसरे वाक्य को, ये यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन तभी हुआ जब इससे पहले कोई नाउन दे रखा है। नाउन यहाँ पे WH वर्ड से पहले नाउन दे रखा है। उसने कहा आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट, जो अभी अभी गई है। मैं सरला को जानता हूं जो अभी अभी जा चुकी है ना। तो दैट मीन्स कि वो सरला जो है, हु किसको दर्शा रहा है, सरला को। हु किसको बता रहा है, सरला को। ये प्रोनाउन किसको बता रहा है, इस उससे पहले आने वाले नाउन को। जो नाउन है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आता है दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, ठीक है। किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जब कोई नाउन आ रहा हो दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। या हम ये कहें कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एंटीसीडेंट को अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। क्लियर, डेफिनेशन थोड़ी सी तो समझ में आई होगी, बाकी की जो चीजें हैं हम धीरे धीरे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एंड क्या इसमें एग्जाम्पल आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड कौन कौन से आते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, किस फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। चलिए अभी ऐसे बहुत एग्जाम्पल आएंगे जिसमें आप इस चीज को सीखेंगे कि एंटीसीडेंट क्या है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। ये हमने सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है सेंटेंस में, ठीक है, उसका मेन काम क्या है। अब हम लिखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं, हु, whom, whose, which, what and that, etc. These are the example of relative pronoun. और टर्न बाय टर्न हम इनको पढ़ेंगे कि इनका यूज सेंटेंस में हम कैसे करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप समझ पाओ कि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे मैंने लिखा द बॉय हु इज सिंगिंग is my brother, is my brother. The boy who is singing is my brother. Here देखो WH वर्ड से पहले क्या आ रहा है हमारे पास, नाउन, दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट को कौन दर्शाता है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। और ध्यान रहे सारे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट का आना जरूरी नहीं होता, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ आप एंटीसीडेंट का यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जिनसे पहले नाउन नहीं आता है, ठीक है, वो हम टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, आई बाउट a book that is very interesting.
दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई बाउट अ बुक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर? अब इस केस में देख लो, क्या आपको कहीं लग रहा है कि कोई ऐसा शब्द है, मैंने एक किताब खरीदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस केस में ये जो वाक्य है आई बाउट अ बुक, और उसके बाद जो वाक्य आ रहा है हमारे पास, वो क्या, कौन सा क्लॉज है, इज वेरी इंटरेस्टिंग या दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे दो वाक्य जुड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला काम कौन कर रहा है, दैट। ये भी ध्यान में रखें कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कनेक्ट करते हैं, दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं, ये कंजक्शन की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। कंजक्शन वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसमें सीखेंगे कि ये कंजक्शन की तरह कैसे काम करते हैं, ठीक है। आई बाउट अ बुक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस केस में दैट से पहले क्या आपको कोई नाउन दिख रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे बुक जो है वो क्या है हमारे पास, नाउन। तो नाउन क्या है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जब कोई नाउन लगा हुआ हो तो वो नाउन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। मतलब जिस नाउन के बारे में वो बात कर रहा है, ये प्रोनाउन नाउन को ही तो दर्शाता है। उसका काम क्या होता है, किसी प्रोनाउन कोई भी प्रोनाउन जब आप किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका काम होता है किसी नाउन को ही दर्शाना, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसका काम कर रहे हैं, एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस के साथ, ठीक है। कौन इंटरेस्टिंग है, वो बुक इंटरेस्टिंग है। कौन इंटरेस्टिंग है, वो किताब पढ़ने में अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, वो किताब इंटरेस्टिंग है, ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर? ऐसे ही द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर। कौन ब्रदर है जो गा रहा है ना, द बॉय हु इज सिंगिंग। कौन गा रहा है, कोई लड़का गा रहा है, हु इज सिंगिंग, द बॉय, ठीक है, हु इज सिंगिंग दैट इज द बॉय, और वो क्या है, उसका भाई है, ठीक है। ये कहा जा रहा है। दूसरे केस में आई बाउट अ बुक, मैंने किताब खरीदी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कौन इंटरेस्टिंग है, वो किताब इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग हूँ, किताब इंटरेस्टिंग है। वही बुक जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई नाउन आ रहा है उसी को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर? तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड यूज्ड फॉर, कहाँ पे उसका यूज किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, किस केस में किया जाता है, और क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन सेकेंड कॉलम में लिखेंगे यूज्ड फॉर। यूज्ड फॉर कहाँ पे यूज किया जाता है एंड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला आपका प्रोनाउन है दैट इज हु। हु का प्रयोग आप किसके साथ करते हैं, तो इसका यूज होता है पर्सन के लिए। इसके लिए किया जाता है पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल। एग्जाम्पल आई थिंक नीचे लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया है ना, समझ में भी आ जाएगा साथ साथ में। एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर। द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर। तो इस केस में हु से पहले क्या है, गर्ल। गर्ल यहाँ पे क्या है, दिस इज एंटीसीडेंट, और ये क्या हुआ हमारा, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। कौन डांस कर रहा है, वो लड़की डांस कर रही है। द गर्ल हु इज डांसिंग, डांस कौन कर रहा है, लड़की। तो हु जो है वो किसको रिलेट कर रहा है, अपने से पहले आने वाले नाउन को।
जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले या WH वर्ड से पहले हु, हुम, हुज, विच और दैट से पहले कोई नाउन दे रखा हो सेंटेंस में, वो उसका एंटीसीडेंट कहलाएगा, और जो WH वर्ड है वो उसका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है whom। whom इसका यूज किया जाता है पीपल या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं आप। ठीक है। पर्सन के केस में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के केस में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द मैन होम, ये आपका पैसिव फॉर्म में भी बनता है। ठीक है। होम, द मैन whom आई मेट, द मैन whom I met was a doctor, was a doctor, the man whom I met was a doctor। राइट। तो whom से पहले भी क्या आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है। ठीक है। नाउन यहां पे क्या शो कर रहा है, एंटीसीडेंट ऑफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। द मैन whom I met, किससे मिला, जिस आदमी से मैं मिला वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। तो वो कौन डॉक्टर है, ये आदमी डॉक्टर हुआ ना। ठीक है। उसी की बात हो रही है। तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट का क्या बता रहे, रिलेशन बता रहे टू दैट वर्ड्स। ठीक है। अगले सेंटेंस के साथ रिलेशन को दर्शाना, या हम बोले कि दो फ्रेजेस को कनेक्ट करना, दो वर्ड्स को कनेक्ट करना, या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, ये किसका काम है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा एंटीसीडेंट आता है। बट इन सम केसेस आप एंटीसीडेंट का यूज नहीं भी करते हैं। ठीक है। चलिए वो आगे हम पढ़ेंगे जब डिटेल में करेंगे, तो डिटेल में ही कर रहे हैं वैसे तो, बट टर्न बाय टर्न देखेंगे जो रूल्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है। चलो आगे है। नेक्स्ट प्रोनाउन इज whose। whose यूज्ड फॉर, whose का यूज कहां पे किया जाता है, पोजेशन के लिए, पोजेशन बताने के लिए, अधिकार व्यक्त करने के लिए whose। राइट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय whose bag is missing is upset, is upset। ठीक है। द बॉय whose bag is missing is upset। तो यहाँ पे मैंने whose लिखा। whose जो है वो किसको रिलेट कर रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, नाउन। ये नाउन आ रहा है। दिस नाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। राइट। द बॉय whose बैग इज मिसिंग। ठीक है। जिस लड़के का बैग जो है वो खो चुका है, वो अब ये हु जो है वो क्या बता रहा है, पोजेशन, कि वो लड़का कैसा है, अभी अपसेट हो चुका है। दैट इज, ठीक है, whose बैग इज मिसिंग इज अपसेट। तो यहाँ पे whose जो है वो बॉय को कनेक्ट कर रहा है। बॉय को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस के साथ, दूसरे सेंटेंस के वर्ड्स के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, विच। आपने ये चीजें याद रखनी कि कहाँ पे यूज होता है। ठीक है। हु का यूज पर्सन के लिए होता है या पीपल के लिए होता है। ऐसे ही हुम का यूज पर्सन के लिए भी हो जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी हो जाता है। ठीक है। बट हुज का यूज कहाँ पे होगा, पोजेशन के लिए। हुम का यूज हो जाता है पीपल और ऑब्जेक्ट के लिए, जबकि हुज का यूज पोजेशन के लिए किया जाता है।
अब आगे बात करते हैं विच। विच का यूज होता है एनिमल्स के लिए या थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है और एनिमल्स के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक which I bought. Which I bought. This is the book which I bought. ये वही किताब है जो मैंने खरीदी थी। ठीक है, ये वही किताब है जो मैंने खरीदी थी। ठीक है, अब इस केस में देखो विच जो है वो किसको रिलेट कर रहा है? बुक को। बुक यहाँ पे क्या है? क्या कोई लिविंग थिंग है? क्या ये कोई लिविंग थिंग है? नहीं, ये कोई लिविंग थिंग में नहीं आता है, राइट। दिस इज द बुक विच आई बाउट। यहाँ पे विच जो है वो रिलेट कर रहा है बुक के साथ। बुक यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, कोई वस्तु है। ठीक है, वस्तु को ही रिलेट कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि इससे पहले भी शायद हमने बुक के बारे में बात की थी। ऐसा नहीं है, जब थिंग्स की बात आती है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? विच का ही यूज करेंगे। या नेम ऑफ एनिमल की बात आ जाएगी तो भी हम क्या यूज करेंगे? विच का यूज कर सकते हैं उस केस में भी। इससे पहले हमने सिर्फ पर्सन की बात की है। जो भी एंटीसीडेंट हमारे पास आया है, अगर एंटीसीडेंट पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? उस केस में हम यूज करते हैं हु, हुम या फिर हुज। पोजेशन केस में है, अगर एंटीसीडेंट पोजेशन बता रहा है अपना तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? हुज। और वहीं पे अगर एंटीसीडेंट जो है वो कोई क्या बता रहा है? कोई थिंग है, कोई वस्तु है, तो उस केस में हमको क्या यूज करना है? रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज करना है। अगर एंटीसीडेंट दैट मीन्स कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन अगर कोई वस्तु को दर्शा रहा है, ठीक है, नाउन किसी वस्तु का नाम है, ठीक है, तो दैट मीन्स हम उस केस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। आप यहाँ पे दैट का भी यूज कर सकते हैं थिंग्स के केस में, बट एनिमल्स के केस में सिर्फ विच का ही यूज होता है। ठीक है, चलो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट का भी। नेक्स्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है दैट इज दैट। दैट का यूज होता है पीपल, थिंग्स और एनिमल्स के लिए। मतलब दैट आप पीपल के लिए भी यूज, पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वस्तुओं के लिए भी यूज कर सकते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो लिख लें यहाँ पे पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, this is the car that I like. This is the car that I like. ठीक है, आप यहाँ पे which का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे which भी आ सकता है, which I like, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, वस्तु के केस में आप ऐसे यूज कर सकते हैं। This is the car that I like, this is the car which I like, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, जब जो एंटीसीडेंट है वो किसी वस्तु को दर्शा रहा हो, थिंग्स को बता रहा हो, उस केस में आप दैट का भी यूज कर सकते हैं और विच का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई एंटीसीडेंट किसी एनिमल का नाम बता रहा हो, ठीक है, नेम ऑफ एनिमल हो और नेम ऑफ पीपल हो, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? उस केस में दैट का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम
पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो हर क्वेश्चन की, हर थ्योरी की होती है, लेकिन कुछ ऐसे रूल होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी शायद बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसे रूल्स पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वट। अगर हम वट की बात करें, हमने कहा कि रिलेटिव प्रनाउन से पहले कोई एंटीसीडेंट आता है ना, कोई नाउन आता है जो कनेक्ट करता है, मतलब रिलेटिव प्रनाउन हमेशा उस नाउन को ही दर्शाता है, ठीक है। रिलेटिव प्रनाउन से पहले नाउन होना ही चाहिए, लेकिन वट एक ऐसा रिलेटिव प्रनाउन है जो प्रनाउन की तरह तो बिहेव करेगा, लेकिन इससे पहले एंटीसीडेंट का यूज करना गलत होगा, इससे पहले एंटीसीडेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखें, वट से पहले कोई एंटीसीडेंट यूज नहीं किया जाता है। वट से पहले कोई भी एंटीसीडेंट का यूज नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, what he told you is not correct. What he told you is not correct. One more example, what I told you yesterday is a secret. Sorry, is a secret. What I told you yesterday is a secret. ठीक है, ये था यूज ऑफ वट। नेक्स्ट बात करते हैं दैट की। अब दैट का यूज कैसे करते हैं? दैट का यूज होता है लिविंग, नॉन लिविंग दोनों के लिए, ठीक है। दैट का यूज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है, प्लस सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ भी हो सकता है, सिंगुलर या मतलब सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है या प्लूरल वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। या सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसके साथ आप दैट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख लें, लिविंग, नॉन लिविंग या सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है, दोनों के साथ किया जाता है। ये है आपका यूज ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। आई हैव लॉस्ट अ बुक that you gave me, that you gave me. I have lost a book that you gave me. ठीक है, that का यूज आप नॉन लिविंग थिंग के लिए कर सकते हैं, लिविंग थिंग के लिए भी कर सकते हैं। वही नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें एक और एक्सेप्शन है, इसकी भी बात करते हैं दैट के केस में। इन पॉइंट्स को याद करना है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करें, जितने आप एग्जाम्पल करेंगे ना एक्सरसाइज के, उतना ही आपको टॉपिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचें कि सिर्फ हम थ्योरी पढ़ेंगे, वीडियो लगाएंगे, थ्योरी पढ़ के साइड में हो जाएंगे, इतने एग्जाम्पल काफ़ी है हमारे लिए, ऐसा नहीं होता है। जब तक किसी काम में आपका अपना एफर्ट नहीं होता है, तब तक वो काम सफल नहीं होता है, उसमें कभी भी करेक्शन नहीं होती है,
ठीक है। अगर परफेक्शन लानी है खुद में तो अपने एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। अगर आप टोटली क्लास के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे कि नहीं जो क्लास में है वही ठीक है, उतना ही ठीक है, नो डाउट जितना यहाँ पे करवाया जाएगा वो सफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन अगर आपको परफेक्शन चाहिए सब्जेक्ट में तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो मुझे मैं इतनी होप तो रख सकती हूँ ना आपसे कि आप परफेक्शन लाने के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, है ना, मेरा इतना कहना मान सकते हैं आप। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है दैट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं होती है। ठीक है, दैट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, लेकिन अगर आपको दैट के साथ कोई प्रपोजिशन यूज करनी है तो वो लास्ट में यूज की जा सकती है। ठीक है, दैट के साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं आती है, लिखो इसको। दैट के साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं आती है, लेकिन या किंतु दैट के साथ अगर प्रपोजिशन हो तो वो लास्ट में यूज की जाती है, किंतु प्रपोजिशन लास्ट में यूज की जा सकती है। लास्ट में यूज की जा सकती है, प्रपोजिशन लास्ट में यूज की जा सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल we know the hotel that she lives in, that she lives in। we know the hotel that she lives in। अगर मैं इनका यूज यहाँ पे नजदीक में कहीं कर देती, इनका यूज मान लो यहाँ पे कर दूं तो ये तो गलत हो जाएगा। we know the hotel that in she lives, नो ये गलत होगा। दैट के साथ इन का यूज नहीं होगा, दैट के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है, लेकिन आप प्रपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट। अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में तो आपको पता ही है कि क्या होती है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री आई है तो उसके साथ आप दैट का यूज करेंगे या विच का यूज करेंगे। तो कंपैरिजन किया जाए तो दैट का यूज ज्यादा बढ़िया माना जाता है इन कंपैरिजन टू हु या विच। ठीक है, चलिए लिख लें, यहां पे लिख लो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का प्रयोग हु और विच के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप हु और विच में यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली आपको सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, लिखो, ही इज द मोस्ट। हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आता है। ही इज द मोस्ट एलोकेंट स्पीकर, जो बढ़िया बोलता हो उसको एलोकेंट बोलते हैं। ठीक है, एलोकेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड, दैट आई एवर हर्ड।
तो जब भी आप किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे तो उसके साथ दैट का यूज करना ज्यादा बढ़िया है इन कंपैरिजन टू हु और विच। किया जा सकता है लेकिन दैट का यूज ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है ऑल, एनी, एनीबडी, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग, मच, लिटिल, नन के साथ हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है। अपवाद क्या आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या आता है कि अगर आपके पास सेंटेंस में क्या लिखा गया है, द सेम, द सेम, तो इसके बाद क्या होगा, कोई नाउन होगा। जस्ट बाद आप दैट का यूज नहीं करेंगे। द सेम प्लस नाउन प्लस दैट। ठीक है, ऐसे ही ये फॉर्मेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही द ओनली प्लस नाउन प्लस दैट, द ओनली प्लस नाउन प्लस दैट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तीनों रूल्स के। देयर इज मच दैट ही नीड्स, देयर इज मच दैट ही नीड्स। मच के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, दैट का यूज कर रहे हैं। मच के साथ क्या रहे, दैट। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल, this is the same girl that we met yesterday। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा कि कहाँ पे आपको दैट का यूज करना है। ठीक है, द सेम प्लस आगे क्या रहे हमारे पास, नाउन, और आगे हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट। ठीक है, दिस इज द सेम गर्ल दैट वी मेट yesterday। वन मोर एग्जाम्पल, द ओनली के लिए भी ले लेते हैं। दिस इज द ओनली गर्ल, गर्ल क्यों लिखते हैं, बॉयज बेचारे उनके साथ क्यों पार्शियलिटी करनी ना, चलो बॉयज लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द ओनली बॉय, दिस इज द ओनली बॉय that scored more than 90%, more than 90%। खुश हो गए लड़के। दिस इज द ओनली बॉय दैट स्कोर्ड मोर देन 90%। नो डाउट भाई, इसमें कोई भी जेंडर बायस नहीं होना चाहिए पढ़ने में। मेरे हिसाब से लड़के लड़कियां सब बराबर होते हैं, जिसमें जो एफिशिएंसी है वो सब में है। ठीक है, पढ़ाई के मामले में तो हम नहीं बोल सकते ना कि कोई लड़के ज़्यादा बढ़िया पढ़ते हैं या लड़कियां बहुत अच्छी पढ़ती हैं, ऐसा नहीं होता।
सबका पेस अपना है, सबके पढ़ाई करने का तरीका अपना अपना होता है, ठीक है, उसी तरीके से पढ़ना है, कभी भी ये चीज़ें अपने मन में नहीं लेके चलनी है। इसीलिए मैंने दोनों के एग्जाम्पल रख लिए, ठीक है, ठीक है, आप खुश हैं? चलो, देयर इज मच दैट ही नीड्स। अब इस केस में देख लो, मच के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं? दैट का यूज कर रहे हैं। क्या हमने रूल में लिखा ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग, मच, लिटिल, नन, इनके साथ क्या यूज होता है? दैट। लेकिन एक्सेप्शन जो रूल है वो क्या है? अगर सेंटेंस में द सेम है या द ओनली है तो इसके बाद कोई नाउन होगा, फिर दैट का यूज होगा। तो सेम हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस इज द सेम गर्ल, द सेम आगे क्या है? गर्ल, नाउन, आगे क्या रहे? दैट, ठीक है। और दूसरे केस में दिस इज द ओनली, तो द ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए? नाउन। तो बॉय यहाँ पे क्या है? नाउन, आगे क्या है? दैट। इज इट क्लियर? द सेम, द ओनली के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करेंगे, देन उसके बाद हम दैट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। द ओनली या द सेम के साथ दैट का ही यूज होता है, लेकिन बीच में आपको नाउन का भी यूज करना पड़ेगा, नाउन कंपल्सरी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल के बारे में। ओके, इंपोर्टेंस ऑफ कोमा इन रिलेटिव प्रोनाउन। इंपोर्टेंस ऑफ कोमा इन रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं, या हम ये कहें कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमेशा दो क्लॉजेज को, दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। ऐसा ही हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो दो फ्रेजेस हम कनेक्ट करते हैं उसमें एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सी है, ठीक है। और कब सेंटेंस में हम प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ रहे हैं? हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में होता है। तो जहां पे कोमा की बात की जा रही है, कोमा जहां पे आ जाए ना, वहां पे आपका प्रिंसिपल, वहां पे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है उसको। चलो बात करते हैं। सबसे पहले जब वाक्य में लिखेंगे, लिखो जब वाक्य में या किसी सेंटेंस में हु और विच, दो रिलेटिव प्रोनाउन जो भी हैं, हु विच का प्रयोग हो, हु या फिर विच का प्रयोग हो और उससे पहले कोमा हो, हु या विच से पहले कोमा हो, तो उस क्लॉज को, या क्लॉज का मतलब वाक्य होता है, ठीक है, उस क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड, यहां पे मैंने लगा दिया कोमा, माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका, माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका हैज सेंट मी अ कैमरा, हैज सेंट मी अ कैमरा, राइट। अब इस वाक्य में देखो, हु से पहले अगर कोई कोमा लगा है, हु या विच से पहले कोई कोमा लगा है, तो जब भी हु या विच रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोमा आ रहा हो, ठीक है,
ये फ्रेंड भी दे रखा है ना, फ्रेंड तो नाउन है, ऑब्वियस है, एंटीसीडेंट तो दे रखा है, लेकिन एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में अगर कोमा आ रहा है तो दैट मीन्स जो आगे का जो सेंटेंस है, ठीक है, हु लिव्स इन अमेरिका, ये अंडरलाइन मैंने जितना पोर्शन किया इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। इसके बिना बाकी सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान वाक्य, मतलब जो स्पॉटलाइट में है ज्यादा वाक्य, वाक्य का वो पोर्शन, सेंटेंस का वो पार्ट जो हाईलाइटेड है, जो ज्यादा स्पॉटलाइट में रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज कैसे बना यहाँ पे, अगर WH वर्ड हु या विच से पहले कोमा आ रहा है तो ये इतना पोर्शन जो है ये क्या बनता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। और अगर यहाँ पे कोमा नहीं हो तो, अगर ऐसा कुछ दिया गया हो कि वहां पे कोमा नहीं दे रखा हो, तो अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं, माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका हैज सेंट मी अ कैमरा। अब इस वाक्य में देखो इतना ही पोर्शन, हु लिव्स इन अमेरिका, ये वाला जो अंडरलाइन पोर्शन है, क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज है? क्या अब भी ये प्रिंसिपल क्लॉज बनी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? जब कॉमा हट जाता है तो ये क्लॉज तो है, लेकिन कौन सी, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। अगर हु या विच से पहले कोमा दे रखा है तो उस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। और अगर कोमा नहीं दे रखा है और हु या विच का प्रयोग किया जा रहा है तो आगे के वाक्य को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, चलिए आज के इस टॉपिक का लास्ट रूल पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टाइप बचेगी, तो वो करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा लंबा चला गया। हमें हर चीज पढ़नी है, छोड़नी तो कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन को भी आप यूज कर रहे हैं और उसमें कोई पोजेसिव केस दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन का पोजेसिव केस में कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। बोलने का अर्थ ये है कि जब भी आप एंटीसीडेंट यूज करते हैं, दैट मीन्स कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, देखो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग तो वाक्य में होगा ही होगा, लेकिन किसी WH वर्ड या किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आ रहा है, अगर आप उसको पोजेसिव केस में लिखते हैं तो वो क्या होगा? गलत होगा। आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते। किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पोजेसिव केस में नहीं लिखा जाता है। लिखें, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पोजेसिव केस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पोजेसिव केस में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, I went to Sarla's house. I went to Sarla's house, comma,
हु इज माई क्लास फेलो, हु इज माई क्लास फेलो। क्या ये सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आई वेंट टू सरलाज हाउस, हु इज माई क्लास फेलो। अब सेंटेंस में मैंने कहा हु या विच से पहले कोई कोमा आ रहा हो तो आगे का जो भी वाक्य है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। उस क्लॉज को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। अब देखो, हमने कहा इस वाक्य में कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो भी एंटीसीडेंट होगा, हु से पहले किसका घर? सरला का घर, है ना। सरला जो है यहाँ पे एंटीसीडेंट सरला ली जा रही है, तो जो भी एंटीसीडेंट हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन का लेंगे वो कभी भी पोजेसिव केस में नहीं होगा। लिविंग थिंग का पोजेशन बताना हो तो वो कैसे बताते हैं? एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करके, और यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ लगाया गया है, दैट मीन्स कि ये गलत है। यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म में दर्शाना गलत हुआ। तो करेक्शन में सेंटेंस आप कैसे लिखेंगे? एक बार फिर से सुनो। किसी भी सेंटेंस में आप जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का जो भी एंटीसीडेंट होता है वो कभी भी पोजेसिव फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, इसको आप करेक्शन में लिखें। आई वेंट टू द हाउस ऑफ सरला। ठीक है, द हाउस ऑफ सरला who is my class fellow, who is my class fellow. This is the correct formation. ठीक है, तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें ये लास्ट रूल था। आई होप आपको सारे रूल समझ में आए हों। एक बार में अगर समझ में नहीं आते हैं तो दूसरी बार वीडियो जरूर लगाएं। ठीक है, आराम से बैठ के समझें विद एग्जाम्पल, और जब आपको रूल समझ में आ जाए तो उसके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस जरूर करें, एग्जाम्पल जरूर ढूंढें। आपके पास आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी आधुनिक चीजें हैं जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप खुद को नरिश करते जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, टुडेज प्रैक्टिस इज टुमारोज फाउंडेशन। आपका फ्यूचर तभी ब्राइट हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही आप खुद में परफेक्शन ला सकते हैं, और जितनी परफेक्शन आएगी उतनी ही एग्जाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद।